Was live to the inaugural address of Prime Minister Narendra Modi on the occasion of the 20th National Youth Festival. मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान सर्बानंद जी, वहां मंच पर विराजमान राज्य के मंत्री परिषद के सभी सदस्य, वहां उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस देश में दो महापुरुषों को इस देश का युवा विशेष रूप से नमन करता रहा है। अगर कोई हमारे सामने भगत सिंह का नाम दे या कोई हमें स्वामी विवेकानंद की याद दिला दे, तो उसी पल हमारा माथा उन महापुरुषों के चरणों में झुक जाता है। बहुत ही छोटी आयु में कोई क्या कर सकता है, अगर जीवन में संकल्प का सामर्थ्य हो, संकल्प के लिए समर्पित भाव हो और जीवन आहूत करने की अदम्य इच्छा हो, तो व्यक्ति के लिए उम्र कोई मायना नहीं रखती है। मेरे सामने देश के हजारों युवक बैठे हैं। वो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। उनका लालन पालन अलग अलग हुआ है। उनकी खान पान की आदतें अलग हैं। उनकी बोली अलग है। उनका पहनाव अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे नौजवान किस एक बात से जुड़े हुए हैं। उनके मन मंदिर में एक मंत्र लगातार गूंजता रहा है और वही हम सबकी प्रेरणा है। और वो मंत्र क्या है? आजादी के आंदोलन के समय जिस वंदे मातरम की गूंज ने कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरे हिंदुस्तान को आजादी के आंदोलन में परो दिया था। एक मंत्र होता है जो जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा बन जाता है। आज वही मंत्र, चाहे हम उसको भारत मां की जय के रूप में कहते हो, चाहे हम वंदे मातरम के रूप में कहते हो,
पहले मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए वो हमारी ताकत बन गया था। और आज आजाद हिंदुस्तान में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों को सिद्ध करने के लिए, समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए, हिंदुस्तान के गांव, गरीब किसान, मजदूर, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए यही मंत्र हमारी प्रेरणा बनता है। पहले देश के लिए मरने की प्रेरणा देता था, आज वही मंत्र हमें देश के लिए जीने की प्रेरणा देता है। और आप सब नौजवान अपने लिए नहीं, देश के लिए कुछ करने के इरादे से, किसी न किसी संकल्प से बंधे हुए हैं। आप कुछ करना चाहते हैं और यह देश प्रगति तब करता है जब 125 करोड़ देशवासी किसी न किसी संकल्प से बंधे हो, उस संकल्प की पूर्ति के लिए कुछ कदम चलने के लिए प्रयासरत हो, मंजिल को पाने के लिए अविरत कोशिश करते हो, तो देश अपने आप उस मंजिलों को पार कर जाता है। आज पूरे विश्व का परिवेश देखें, पूरा विश्व आज भारत की तरफ एक बड़ी आशा भरी नजर से देख रहा है। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान एक संभावनाओं का देश है। अपार अवसर जहां इंतजार कर रहे हैं। दुनिया इसलिए हिंदुस्तान की तरफ देख रही है क्योंकि आज हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वह देश कितना सौभाग्यशाली है कि जिसके पास कोटि कोटि युवा हृदय है, युवा लोग हैं। और जहां युवा होता है वहां संकल्पों की कोई मर्यादाएं नहीं होती, सीमाएं नहीं होती है। कभी कभार हमारे देश में युवा की परिभाषा को लेकर के अलग अलग हमें बातें सुनने को मिलती है। शास्त्रों से लेकर के अब तक युवा की परिभाषाएं बहुत हो चुकी है। हर किसी का अपना नजरिया होता है। कुछ लोगों के लिए उम्र का दायरा ये युवा की पहचान के रूप में माना जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि युवा ये परिस्थिति का नाम नहीं है, युवा ये मनस्थिति का नाम है। मनस्थिति है जो युवा की परिचायक होती है। जब कोई व्यक्ति अपने बीते हुए पल को बार 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 याद करता है, दोहराता रहता है, तो मैं सीधा सीधा अर्थ ये निकालता हूं कि वो अपनी युवानी खो चुका है, वो बुढ़ापे की ओर चल दिया है। लेकिन जो बीते हुए कल को बार बार दोहराने के बजाय आने वाली कल के सपने संजोता रहता है, वो उसके लिए मेरा मन हमेशा कहता है कि वो सच्चे अर्थ में युवा है। अगर आप अपने आप को युवा मानते हो तो युवा वो है जो बीते हुए कल की बातों को दोहरा करके अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, लेकिन जो आने वाले सपनों को संजो के लिए पल पल प्रयास करता रहता है और हर सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को खपा देता है। देश भर से आए हुए युवा
वो उन सपनों का संपुट है। हम देश भर के लोग विविधताओं के बीच यहां बैठे, क्या कारण है? वो कौन सा कारण हमें जोड़ रहा है? सद्भावना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्या हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आदर भाव न होता, सद्भाव न होता, अपनेपन का कोई नाता न होता, तो हम इतनी अपनेपन से जुड़ सकते क्या? भारत विकास करना चाहता और आज बार आपके इस युवा परिषद का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ व्यक्ति का, उसके सामर्थ्य का और युवा से जुड़े हुए विषय को लेकर के आया है, उसका एक पहलू है स्किल, दूसरा है भारत का क्या हो तो कहते हैं विकास, और तीसरी बात आपने कही है कैसे हो तो वो है सद्भाव। क्या, क्यों, कैसे, इस बात को लेकर के इस समारोह को आप 4 दिन चर्चा के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हमारे देश में एकता नहीं होगी, जन जन के प्रति सद्भाव नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, दूसरे की परंपराएं, दूसरे की विचार, उसके प्रति अगर सम्मान का भाव नहीं होगा, तो शायद भारत को प्रगति में रुकावटें आएगी, विकास में रुकावटें आएगी। और इसलिए समय की मांग है और हर नौजवान के जीवन का एक व्यवहार है कि हम शांति, एकता, सद्भावना, जो भारत जैसे विविधताओं से भरे हुए देश के लिए प्रगति की गारंटी है। भारत के पास सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, बेशुमार पैसे हो, हर नौजवान को नौकरी हो, हर परिवार में सुख और संपन्नता हो, लेकिन अगर देश में शांति, एकता और सद्भावना नहीं होगी तो वो सारी संपत्ति किसी के काम नहीं आएगी, न वो देश का गौरव बढ़ाएगी, न आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य का कोई रास्ता बनाएगी। और इसलिए हम विकास कितना ही करें, कितनी ही ऊंचाइयों को पार करें, लेकिन शांति, एकता और सद्भावना ये भारत की पहली आवश्यकता रहती है। और भारत ने दुनिया को दिखाया है कि जिस देश के पास सैकड़ों बोलियां हो, अनेक भाषाएं हो, अनेक परंपराएं हो, अनगिनत विविधताएं हो, उसके बाद भी साथ जीने मरने का स्वभाव हो, ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने दी है। और इसे हमने संजो के रखना है। वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक हम इसी परंपरा में पले बड़े हैं। उस परंपराओं को बार बार स्मरण करते हुए, संजोते हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सद्भावना का सेतु, उसको हम जितना बल देते रहना होगा। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति के जीवन में सामर्थ्य नहीं होगा तो राष्ट्र के जीवन में सामर्थ्य कहां से आएगा? 21वीं सदी एशिया की सदी है कहते हैं। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बन सकती है कैसे? जब हम हमारे देश के युवा शक्ति के सामर्थ्य को पहचाने, विकास यात्रा में उसको परोएं
और विकास की ऊंचाइयों को पार करने के लिए उसे हम अपना भागीदार बनाएं। तब जाकर के हम राष्ट्र के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अनेक मार्ग हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण मार्ग है हुनर, स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश के नौजवान के हाथ में सिर्फ कागज और कलम होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अपार ज्ञान का भंडार तो हो ही हो, कागज और कलम का सामर्थ्य तो हो ही हो, लेकिन देश को आगे बढ़ने के लिए हुनर चाहिए, स्किल चाहिए। बदले हुए युग में जहां टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, भारत की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावना है। अगर भारत दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है तो उसकी पहला कारण यह नहीं है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, पहला कारण यह नहीं है कि हमारे पास मार्केट है, पहला कारण यह नहीं है कि हमारी आवश्यकता है, पहला कारण यह है कि हमारे देश के पास, नौजवानों के पास अगर हुनर है तो वो सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए हमारी सरकार ने स्किल को, हुनर को बहुत महत्व दिया है। देश की आजादी के बाद पहली बार स्किल डेवलपमेंट एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, स्किल डेवलपमेंट की अलग पॉलिसी बनाई गई, स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया गया। और हिंदुस्तान में एक ऐसी जाल बिछाने की कोशिश है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपने जीवन में कुछ करने के लिए इच्छा करता है तो उसको सीखने का अवसर मिलना चाहिए, उसके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए। और वो हुनर को प्राप्त कराने के लिए सरकार पुरजोश प्रयास कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने तो स्किल को एक अधिकार के रूप में डेवलप किया है। उन्होंने कानूनी व्यवस्था का प्रयास किया है। मैं पिछली बार जब छत्तीसगढ़ आया था तो स्किल डेवलपमेंट में किस प्रकार के उन्होंने काम की रचनाएं की हैं उसको मैंने अपने आंखों से देखा था। जहां नक्सलवाद नौजवानों को गुमराह करने के लिए भरपूर कोशिश करता है, उसी इलाके में उसकी छाती पर स्किल डेवलपमेंट के द्वारा सपनों को सजोने के प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। ये बधाई के पात्र है। और जब आप छत्तीसगढ़ में हैं तो आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेगी कि नौजवानों के विकास के लिए क्या क्या वहां हो रहा है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि हम भी इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि देश में स्किल डेवलपमेंट को कैसे बल दिया जाए। स्किल डेवलपमेंट से मैं एक बात आप नौजवानों से कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे देश में हम लोगों ने एक ऐसी मनस्थिति बना ली है, जो दिमाग से काम करता है वो बड़ा है और जो हाथ से काम करता है वो छोटा है। इस मनस्थिति को बदलना पड़ेगा। हम हमारी माँ का इतना सम्मान करते हैं, माँ का आदर करते हैं। हमारी माँ कहाँ, बहुत कम लोग होंगे जिसकी माँ को दिमाग से काम करने का अवसर मिला है। बाकी सब हम लोग ऐसे हैं जिनकी माँ हाथ से काम करती है, कपड़े धोती है, खाना पकाती है, झाड़ू लगाती है और उस माँ का हम सम्मान करते हैं, माँ का गौरव करते हैं। लेकिन समाज में हाथ से काम करने वाला हमें छोटा लगता है। बढ़िया कपड़े पहन करके टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ बाबू हमें बड़ा लगता है, लेकिन हमारी ऑटो रिक्शा का ड्राइवर हमको छोटा लगता है। कोई प्लम्बर, कोई मैकेनिक, कोई टर्नर, कोई फीटर, कोई वायरमैन, कोई फूलों का गुलदस्ता बनाने वाला, ये हमें छोटे लगते हैं। हमारी ये मानसिकता हमें बदलनी होगी।
हमें उनके प्रति भी सद्भाव पैदा करना होगा। और सद्भाव तब होगा जब शुरुआत समभाव से होगी। मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है, हमारे और उसके बीच में एक समभाव है। जब समभाव होगा तो सद्भाव अपने आप पनपने लग जाएगा। और इसलिए व्हाइट कॉलर जॉब एंड ब्लू कॉलर जॉब, ये शब्द हमारे यहां चल रहे हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा है, जो अपने हाथ की ताकत से अपनी जिंदगी बनाता है, जिसकी उंगलियों में नया करने का दम होता है, उससे बड़ा गौरव करने के लिए क्या हो सकता है। और इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहते हैं। हम समाज में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव लाना चाहते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता और इसलिए हमने एक मूवमेंट चलाया है, श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर। हम बल दे रहे हैं उस पर। और इसलिए कभी कभी क्या लगता है, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, उसके मन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा हो गया है कि जब तक बेटा ग्रेजुएट नहीं होता, मां बाप को भी संकोच होता है कि कोई रिश्तेदारों को परिचय क्या करवाए। और इसलिए उसको लगता है ग्रेजुएट होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन क्या 7वीं कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास बेटा ITI में गया हो और टेक्निकली बड़ा सामर्थ्यवान हो, तो उनको संकोच होता है परिचय करवाने में। ये साइकोलॉजी को बदलना है। ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पास ग्रेजुएट होने का प्रमाण पत्र हो और बेरोजगारी की जिंदगी हो। हम 7वीं क्यों ना पास हो, 10वीं पास क्यों ना हो, हमारे हाथ में हुनर होना चाहिए और अपने पसीने से पैसों को पैदा करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसी समाज की अवस्था होनी चाहिए। और इसलिए नौजवानों में बल देने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम विकास की ओर जाना चाहते हैं। और विकास का मेरा सीधा सीधा मतलब है देश के गरीबों की जिंदगी में बदलाव, हिंदुस्तान की गांवों की जिंदगी में बदलाव। गांव में अच्छी शिक्षा हो, गांव में अस्पताल हो, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा टीचर हो, बूढ़े अगर बीमार हैं तो अच्छा डॉक्टर हो, सस्ती दवाइयां हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, गांव में आने जाने के लिए अच्छे रास्ते हो, पीने के लिए शुद्ध पानी हो। आजादी के इतने सालों के बाद भी हम इसको पूरा नहीं कर पाए। उसको पूरा करना एक हमारा दायित्व है। और विकास यही विकास है। विकास यानी ये नहीं है कि हम कितने बड़े बड़े भवन बनाते हैं और कितने बड़ी संख्या में बाबुओं को तैयार करते हैं। और इसलिए हमारा विकास का मॉडल सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव लाना। और सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट को महत्व दिया है। आने वाले दिनों में 4 दिन के बाद 16 तारीख को हम एक कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। हमारे देश के नौजवानों के पास कल्पकता के वो धनी है, अनेक नई चीजों की वो उनके पास सोच है, समस्याओं के समाधान के लिए वो रास्ते खोजते हैं। हमारे यहाँ गांव में हमने देखा होगा, खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी अपने आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर देता है और उस टेक्नोलॉजी से अपना काम कर लेता है। अपनी एक ही मोटरसाइकिल होगी, उस मोटरसाइकिल से 10 प्रकार के काम लेना गांव का आदमी जानता है। इसका मतलब कि हमारे पास इनोवेटिव सोच, इनोवेशन, ये भारत के पास है। लेकिन उसे प्रतिष्ठा कैसे मिले, पुरस्कार कैसे मिले, प्रोत्साहन कैसे मिले, आगे बढ़ने के लिए रास्ता कैसे मिले, उस दिशा में सरकार एक गंभीरता से सोच करके उस योजना को लागू कर रही है। 16 तारीख को जब ये बड़ा कार्यक्रम होगा, आप भी अपने अपने इलाके में कहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगर इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं तो आपने शरीक होने का प्रयास करना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेज होता है स्टार्टअप इंडिया। उसी प्रकार से सरकार ने एक मुद्रा योजना घोषित की है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हमारे देश में बहुत लोग हैं
जिनके पास कुछ करने की इच्छा है लेकिन पैसों के अभाव में कर नहीं पाते, वो अनफंडेड है। बैंकों के दरवाजे उनके लिए खुले नहीं थे। हमने बदलाव लाए और बैंकों के दरवाजों को खोल दिया। बैंकों के दरवाजों को खोल करके मुद्रा योजना के तहत उन नौजवानों को पैसे देने का प्रयास शुरू किया है। और मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में ये जो योजना बनाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, करीब करीब 2 करोड़ लोगों को बैंक से बिना कोई गारंटी पैसे दिए गए। इतने कम समय में बैंकों के द्वारा 2 करोड़ लोगों को पैसे मिलना और करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए नौजवानों के हाथ में रख दिए हैं। नौजवानों पर मेरा भरोसा है, देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। देश के सपने अगर कहीं पर निवास करते हैं तो देश की युवा दिलों में रहते हैं और इसलिए उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। मैं चाहता हूं कि जो लोग कुछ कर गुजरना चाहते हैं वे नौकरी की तलाश क्यों करें, अपने पैरों पर खड़े क्यों न हो। मैं नहीं चाहता हूं मेरे देश का नौजवान जॉब सीकर बने, मैं चाहता हूं मेरे देश का नौजवान जॉब क्रिएटर बने। मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि 2, 4 और 5 लोगों को मैं कोई न कोई रोजगार दूंगा। ये भी हमारा सपना होना चाहिए। मैं रोजगार के लिए तड़पने वाला नौजवान नहीं हो सकता हूं, मैं रोजगार देने वाला एक साहसिक नौजवान हो सकता हूं। और यही तो जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। क्या मैं औरों के लिए कुछ कर सकता हूं? और एक बार ये सपना लेकर के चलोगे तो कर भी पाओगे। और इसलिए आप अगर उस बात को लेकर के चलते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। ये सरकार आपके साथ है, ये पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप उस लिए सपने संजो करके लेकर के निकलिए। और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट का अपना एक महत्व है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का महत्व है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का महत्व है। मैंने अभी एक स्वच्छता का अभियान चलाया है। 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा था, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि वो स्वच्छता अभियान किसी प्रधानमंत्री का अभियान नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी का अभियान नहीं है। देश के हर नागरिक ने इसको अपना बना लिया है। हर कोई उसमें कुछ न कुछ करना चाहता है। अभी मैंने कहा 26 जनवरी को हमारे महापुरुष के जितने स्टैच्यू हैं उसकी सफाई एक नागरिक के नाते हम क्यों न करें। और मेरे पास खबरें हैं कि देश भर में इतने नौजवान आगे आए हैं, इतने स्कूल कॉलेज आगे आई हैं, इतने संगठन आगे आए हैं। इवन मुझे बताया गया नेहरू युवा केंद्र हो, एनसीसी हो, एनएसएस हो, ये सब लोग मैदान में आए हैं। सबने तय कर लिया है कि अब हमारे गांव में महापुरुषों के स्टैच्यू और वो परिसर हम गंदा नहीं रहने देंगे। कुछ लोगों ने तो 26 जनवरी का भी इंतजार नहीं किया है, ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। यही तो देश की ताकत होती है। लेकिन पहला एक समय था, हम सब देखते थे हाँ ये महापुरुष की प्रतिमा है, फिर बात भी करते देखो यार कितना गंदा है, कोई संभालता नहीं है। आज हर कोई चर्चा करता है यार ये हमारे गांव का अंदर ये 6 महापुरुषों के पुतले हैं, उसकी सफाई हम करेंगे। एक नया माहौल बना है। नेहरू युवा के केंद्रों के और एनएसएस एनसीसी के नौजवानों ने इसका बीड़ा उठाया है। मुझे विश्वास है बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस बार आप पिछले करीब 20 साल से ये समागम करते आए हैं। मेरी आपसे आग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है, इस बार जाने से पहले आप 2019 का कोई संकल्प लेकर के जा सकते हैं क्या? और 2019 तक हम इतना करेंगे। मैं 2019 इसलिए कह रहा हूं कि 2019
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। महात्मा गांधी को स्वच्छता बहुत पसंद थी। 2019 तक का हमारा कोई टाइम टेबल बना के हम जा सकते हैं क्या? और हम हर महीना उसका लेखा जोखा लें, हिसाब किताब करें, संकल्प तय करें, योजना बनाएं, रोड मैप बनाएं और आंखों को दिखने वाला परिवर्तन ला करके रहें। और दूसरा सपना 2022 का हम लें। एक 2019 का हमारा रोड मैप और दूसरा 2022 का रोड मैप। 2022 इसलिए कि भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हम कैसे मनाएंगे? अभी से हम कैसी तैयारी करेंगे? हम अपने आप को उसके लिए कैसे सज्ज करेंगे? हमारी अपनी संस्था हो, हमारा परिवार हो, हम व्यक्ति हो, हम खुद क्या कर सकते हैं, इस पर हम सोचें। और इसलिए रायपुर से अब जब निकले तब 2019 और 2022 कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करके उसका रोड मैप निकाल करके निकलिए और उसके लिए कौन समय देगा, कितने घंटे देगा, उसके संकल्प लेकर के चलिए। उसी प्रकार से मैं विशेष रूप से नौजवानों को एक बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज के इस युवा समारोह के लिए मैंने देश के नौजवानों को आग्रह किया था कि आप मुझे नरेंद्र मोदी ऐप, आप मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने सुझाव भेजिए। मुझे इस बात का गर्व है कि देश के हर कोने से हजारों नौजवानों ने मुझे हजारों सुझाव भेजे। देश का नौजवान कितना जागरूक है और नरेंद्र मोदी ऐप मेरे लिए एक सरल माध्यम बन गया है कि मैं सीधा सीधा आपसे जुड़ जाता हूं। मैं उन सभी नौजवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्हें मुझे समय निकाल करके, सोच करके देश के काम आने के लिए अपने विचारों से लाभान्वित कराया। हजारों नौजवानों ने मुझे सुझाव भेजे, मैं उन सबका आभारी हूं। 26 जनवरी मैंने देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने एक विषय रखा है और मैंने आग्रह किया कि हमारे यहां चर्चा होनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य। भारत के संविधान ने हमें दोनों जिम्मेवारियां दी हैं, लेकिन आजादी के बाद ज्यादातर हम लोगों की प्राथमिकता अधिकार पर रही है। कर्तव्य व्यक्तिगत स्वभाव से जुड़ गया, समाज स्वभाव से छूट गया। कर्तव्य सामाजिक स्वभाव बनाना है। कुछ लोगों को कर्तव्य में रुचि हो, वो कर्तव्य करते रहे, इससे देश नहीं चल सकता। 125 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य का भी स्वभाव बनना चाहिए। और अगर एक बार कर्तव्यों की हवा बन जाती है तो अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाती है। मैं चाहूंगा कि 26 जनवरी को, मैंने पिछली मन की बात में इस बात को कहा था, कईयों ने इस बात को आगे बढ़ाया है, आप भी इस बात को आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। छत्तीसगढ़ का प्यार, छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी आप सबको बहुत याद रहेगी। मेरा सौभाग्य रहा, मुझे छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे अरसे तक रहने का अवसर मिला है, इसलिए मैं उनके प्यार को भली भांति समझता हूं, उनकी स्वागत करने की परंपरा को भली भांति समझता हूं। लेकिन मैं इस बार इसका मजा नहीं लुटा पा रहा हूं क्योंकि कुछ जिम्मेवारियां यहां भी मेरे सर पर रहती हैं। लेकिन मैं मन से आपके साथ हूं। इस समारोह की मैं सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आप देख सकते हैं कि संकटों के बीच में भी कैसी जिंदगी गुजारी जा सकती है। छत्तीसगढ़ कुछ वर्षों से नक्सलवाद के कारण परेशान है, माओवाद के कारण परेशान है। और मैं नौजवानों को कहता हूं, हमारे हाथ में हुनर होना चाहिए। हत्या करने के लिए हमारा हाथ कभी काम नहीं आना चाहिए। यह हाथ हुनर से
नए सपनों को संजोने के लिए काम आना चाहिए। ये हाथ किसी के सपनों को समाप्त करने के लिए हत्या का कारण नहीं बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नौजवानों ने माओवाद की इस भयानकता के बीच भी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की है। संकटों के बीच भी समाधान के रास्ते निकाले जा सकते हैं। संकटों के बीच में भी विकास की यात्रा की जा सकती है। संकटों के बीच भी संकल्पों को पूरा किया जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ से हम अनुभव कर सकते हैं। आज उस धरती में है, आप रायपुर में हैं, आपको प्रेरणा मिलेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे खेल मंत्री श्रीमान सोनोवाल जी, वो आपके बीच में हैं, बड़े उत्साही हैं। जरूर उनका लाभ मिलेगा आपको। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। That was Prime Minister Narendra Modi delivering his inaugural address on the occasion of the 20th National Youth Festival that is being celebrated on the 153rd birth anniversary of Swami Vivekanand in Raipur, the capital of Chhattisgarh. Prime Minister Narendra Modi enunciated his vision for the youth of the country in an address that lasted around 36 to 40 minutes. He talked about the various schemes and programs that the government has launched since his assumed office. For instance, he talked about the skill development program, Shramev Jayate, or dignity of labor. He talked about Startup India, Stand Up India, a scheme of the government that will be launched on the 16th of this month. He said that under the PM Mudra Yojana, loans to the tune of 2 crore rupees without bank guarantees have been given to young entrepreneurs. He also talked about the success of the Swachhta Abhiyan. He said that this has become a people's movement. He urged all the people in the country to resolve that by 2019 there will be a perceptible difference in the country on the issue of cleanliness, because that will be the year when it will be 150th birth anniversary of father of the nation, Mahatma Gandhi. And he also said that that's also set up a roadmap for ourselves for Swachhta Abhiyan for 2022, which will be the year when India will be completing 75 years of its independence. And the Prime Minister said that he's received thousands of responses from youth from all across the country after he had exhorted them to come up with ideas for the National Youth Festival. He said that Narendra Modi app is one device which is becoming an interface between him and the youth of the country. He said that there should be a discussion ahead of the 26th of January, that is the Republic Day, on the responsibilities as well as rights of us all. He said that if 125 crore Indians realize their responsibilities, then rights will be automatically protected.